Good afternoon to all. It's good morning, 11:30 a.m. So, correcting myself, good morning to all. In this class, we will see chapter number 1. Chapter number 1, history, and the point which we will see is the age of revolutions 1830 to 1848. The age of revolutions 1830 to 1848. 1830 से 1848 यह जो टाइम पीरियड है, विशेषकर यूरोप में यह क्रांति का युग, क्रांति का दौर कहलाया, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और इसका कारण यह रहा कि इस टाइम पीरियड में 18 इयर्स में यूरोप ने छोटे बड़े बहुत सी क्रांतियों को देखा और उनमें से 3 बड़ी जो घटनाएं हैं, 3 मेजर इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, उसकी चर्चा यहां की गई है। नाउ लेट्स सी, as the conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland, and Poland. 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद से जो कंजर्वेटिव हैं एक बार पुनः अपने आप को मजबूत करते हैं। 1830 का जो बैकग्राउंड है, तो एक तरफ कंजर्वेटिव्स अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, द डिफरेंट मोनार्क्स, फ्यूडल्स, और उसी समय में हमें यूरोप के बहुत से रीजन में विद्रोह देखने को मिलता है। वह इटालियन स्टेट्स हैं, जर्मन स्टेट्स हैं, या फिर ओटोमन एम्पायर का आयरलैंड, पोलैंड का हिस्सा। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक तरफ कंजर्वेटिव क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे ओर यूरोप के रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में, बहुत सारे रीजन्स में आपको विद्रोह भी हो रहा है। These revolutions were led by liberal nationalist, और यह जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, विद्रोह है, उसको लेड कर रहे हैं लिबरल नेशनलिस्ट, राष्ट्र की बात करने वाले वे जो अपने विचारों को लेकर के लिबरल्स हैं, लिबरल्स नेशनलिस्ट, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, among whom were professors, school teachers, clerk, members of commercially middle classes। और ये जो बातें हो रही हैं लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, उनका जो अगर ग्रुप देखें कौन कौन वहां पर हैं, तो वहां है एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट।
पढ़े लिखे मिडिल क्लास के एलिट, संभ्रांत पैसे वाले, समाज में प्रतिष्ठा वाले लोग, उसमें आप कह सकते हैं प्रोफेसर्स, स्कूल के टीचर और डिफरेंट ऑफिसेस के क्लर्क्स, और जो मिडिल क्लास कमर्शियल्स मेंबर। तो पैराग्राफ नंबर 1 जो है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस का, हमें यह बता रहा है कि इन वन साइड द कंजर्वेटिव, दोज हु आर द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, feudal system, they are trying to make themselves strong. On the other hand, many regions of the Europe facing situation of revolution, even the real revolution. Now here, 3 examples are given, 3 important examples of Europe revolutions, their changes came through which are talked. बच्चों ध्यान देना, पैराग्राफ नंबर 1 में यह बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव थे वे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान यूरोप के बहुत सारे हिस्से में जो नेशनलिस्ट लिबरल्स थे वे सत्ता को हटा करके नेशन स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे थे और एक तरह से डेमोक्रेसी की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे उन क्रांतियों के द्वारा। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो पहली घटना यहाँ दी गई है वो फ्रांस से ही है, फ्रांस से ही है। सोचो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां विचार आता है नेशन स्टेट का, वो स्टेप्स उठाते हैं टू ब्रिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन देयर सिटीजन। फिर घटनाएं जो फ्रांस की बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब एक बार फिर से फ्रांसी है। 1815 में क्या हुआ कि लिखा हुआ है, देखो, द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, ठीक है, 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद जो पावर्स थे, जो उनको नेपोलियन को हराया, उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर किया फ्रांस में, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से फ्रांस में माहौल है उस मोनार्की के विरुद्ध, ठीक है। were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। और एक बार फिर से पुनः फ्रांस में दोहराया जा रहा है, मोनार्की इस्टेब्लिश कर दिया था नेपोलियन को हराने के बाद, उस मोनार्की को जनता पलट दे रही है, जनता उसका विरोध कर रही है, सिटीजन्स, और वापस वो लेकर के आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा कहने के लिए होगा, जो रूल है उस नेशन का, उस स्टेट का, वह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा। तो ध्यान देना, पहली बड़ी घटना पुनः फ्रांस में जुलाई 1830 में, और इसी को देखते हुए मैटरनिक, पिछली पढ़ाई में मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशनरी वाले में, मैटरनिक चांसलर है, ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का, वह कहता है कि when France sneezes, the rest of Europe catches cold. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. वह यह बताता है कि फ्रांस को तो छींक आ रही है, ठीक है, फ्रांस को छींक आ रही है, लेकिन यूरोप के दूसरे जगहों को कोल्ड ने पकड़ लिया, ठीक है, सर्दी जुकाम ने पकड़ लिया, फ्रांस अभी छींक ही रहा है। ऐसा कहने के पीछे मेटरनिच यह बताना चाहता है कि जो यूरोप में मोनार्की हैं वे फ्रांस की घटनाओं पर नजर रखें,
क्योंकि फ्रांस से जो विचार निकलते हैं वह पूरे यूरोप को प्रभावित करता है। इसलिए मेटरनिक ने कहा, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, वन वर्ड एमसीक्यू में भी आता है ऑब्जेक्टिव, किसने कहा, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने। तो ये जो हो गया, ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट कहाँ का है, फ्रांस का। नाउ द सेकेंड वन फ्रॉम बेल्जियम, सेकेंड वन फ्रॉम बेल्जियम। ट्रीटी ऑफ वियना में बेल्जियम को नेदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया, नेदरलैंड किंगडम के साथ जोड़ दिया गया था बेल्जियम को। अब दूसरी घटना बेल्जियम की है, द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड, जुलाई रिवोल्यूशन, जुलाई की जो क्रांति हुई कहाँ हुई, फ्रांस में, ठीक है, जुलाई 1830। इस जुलाई रिवोल्यूशन ने ब्रुसेल्स में, ठीक है, चिंगारी लगा दी, ब्रुसेल्स में लोगों में चिंगारी लाने का काम किया, ठीक है। और क्यों, यहाँ क्या है, ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा। तो बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रुसेल, ठीक है, और वह बेल्जियम क्या कर दिया गया, नेदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया था बिना उनकी राय लिए, तो वे आजाद होना चाहते थे। फ्रांस की जुलाई की घटना ने उन लोगों को भी एनर्जी देने का काम किया और उन्होंने संघर्ष किया, रिजल्ट हुआ, ठीक है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। जुलाई रिवॉल्यूशन से ब्रुसेल्स में भी लोगों में हौसले बुलंद किए, they struggled and the result was they got independence। तो हम लोगों ने दो इंसिडेंट देख लिया इन पैराग्राफ नंबर 2, वन वाज फ्रॉम फ्रांस, अनदर वाज फ्रॉम बेल्जियम। एंड नाउ थर्ड मेजर इंसिडेंट वाज द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। इसके बाद का पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तो तीसरी जो घटना है वह है ग्रीस का है, ग्रीस आजाद होता है, किससे आजाद होता है, ऑटोमैन अंपायर से। देखते हैं क्या है, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमैन अंपायर। ग्रीस जो है 15th सेंचुरी से ऑटोमैन अंपायर के कब्जे में था। ग्रीस जो है 15th सेंचुरी से ऑटोमैन अंपायर का हिस्सा था, या आप कह सकते हो ऑटोमैन एम्पायर का ग्रीस पर कब्जा था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक व्हिच बिगेन इन 1821। जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म विचारधारा चल रही थी उसने ग्रीस के लोगों में भी आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, मतलब जो देश से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको देश से निकाला दे दिया गया उस एरिया से, क्यों, क्योंकि ऑटोमैन एम्पायर का कब्जा है, ठीक है। तो वैसे नेशनलिस्ट जो ग्रीस से बाहर रह रहे थे, एग्जाइल पे रह रहे थे, उनका सहयोग मिला ग्रीस के लोगों को, उनका सहयोग मिला ग्रीस के लोगों को, ठीक है। Also from many West Europeans who had sympathy for Greek culture, और साथ में दूसरे वेस्ट यूरोपियन लोगों का भी सपोर्ट मिला जिनकी सहानुभूति ग्रीस के साथ थी। यहां पर एक धर्म का एंगल भी है। ग्रीस जो है वो क्रिश्चियनिटी, यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। ऑटोमैन एम्पायर जो है वह मुस्लिम एम्पायर था। तो इस तरह से यूरोप के लोगों ने इसको क्रिश्चियनिटी या फिर अदर वर्सेस मुस्लिम एम्पायर लिया। That's why also this is also a reason people of Greece got support from Europeans.
द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, अब एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि अंग्रेजी के पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, फंड बनाए और 18 और वो गए, ठीक है, ग्रीस आजादी की लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहां वे 1824 में उनकी डेथ हो जाती है। 1824 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, फीवर से, बुखार से। फाइनली the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. फाइनली जो एक ट्रीटी साइन होती है कॉन्स्टेंटिनोपल में, उसके अनुसार ग्रीस आजाद नेशन, आजाद मुल्क, आजाद देश हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, नाउ आगे देखिए। तो बच्चों, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में यूरोप में छोटी बड़ी बहुत सारी क्रांतियां हुई। 3 बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, और इन क्रांतियों के कारण यह जो टाइम पीरियड है एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 3 most important examples are given here, and that is from France, Belgium and Greece. Now the next point is the romantic imagination and national feeling. The romantic imagination and national feeling. This is the next point. Let's see. क्या बोल रहा है देखो। अब देखो, जो रोमांटिसिज्म है उसको यहां जोड़ा जा रहा है कल्चरल मूवमेंट से, कल्चरल मूवमेंट से, ठीक है। कहा जा रहा है कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। जो कल्चर है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म स्प्रेड करने में, ठीक है। नाउ जो कल्चर में सब कुछ आ जाएगा, आपको बहुत कुछ आएगा, आर्ट है, पोइट्री है, कहानियां हैं, म्यूजिक है, ठीक है, ये सब कहीं का कल्चर का हिस्सा होता है। तो ये जो कल्चर है, कल्चर, ठीक है ना, संस्कृति, संस्कृति के जरिए भी नेशनलिज्म का विकास होता है, संस्कृति के जरिए भी नेशनलिज्म का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट। कभी कभी आता है रोमांटिसिज्म मीन्स व्हाट, इट इज अ कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। जो रोमांटिसिज्म है वो कल्चरल मूवमेंट है जो एक प्रकार का नेशनल सेंटिमेंट लोगों में लेकर के आता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिसिज्म वाले लोग थे, बिलीव करने वाले, वे युद्ध को, साइंस को, इन चीजों की आलोचना करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस स्क्रीन नाउ, ठीक है। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशन, institution and mystical feeling. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past and the basis of nation. ये जो प्रयास हो रहा है रोमांटिसिज्म में, ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग फील करें कि हम लोग का जो हेरिटेज है वह शेयर्ड है, एक जैसा है,
कॉमन कल्चर है पास्ट का, और इस आधार पर नेशन बनाने का प्रयास यहाँ दिखता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड। अब देखो यहाँ जॉन गॉटफ्राइड का एक कथन है, वो कहते हैं कि ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, ट्रू जर्मन कल्चर, अगर वास्तविक जर्मन कल्चर देखना है तो कहाँ दिखेगा? कॉमन पीपुल, दास वोल्क। वोल्क मतलब पीपल, वोल्क मतलब पीपल। याद करिए स्टैंडर्ड 9 में था जर्मनी वाले केस में, ठीक है, हिटलर वाले पढ़ाई में, ठीक है, वोल्क्स वैगन, पीपल्स कार, तो वोल्क्स मतलब पीपल, तो यहाँ है कॉमन पीपुल, दास वोल्क। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर बोल रहे हैं कि अगर ट्रू कल्चर देखना है जर्मनी का, वो जर्मन है, ठीक है, उस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, तो ठीक है वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं कि हर देश में, किसी भी देश में आप जाओ, अगर ट्रू कल्चर देखना है तो कॉमन पीपल में देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ होली सब लोग मनाते हैं, अमीरों के यहाँ होली को लेकर के स्पेशल आयोजन होते हैं सेलिब्रिटीज के यहाँ, लेकिन जो होली का आनंद है सिमिलरली दूसरे और त्योहारों का, वह जो गांव देहात में है। आज तो क्या है कि अमीर लोग हैं अपने बंगले पर ही कुछ पेड़ पौधे रख करके होलिका जला दिए, या हर सड़क चौराहे पर होलिका जल जा रही है। लेकिन अगर आप देखोगे गांव देहात में, तो पूरा गांव का एक जगह अगजा हो रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि 5-6 गांव मिल करके अगजा हो रहा है, ठीक है, बातों का डिस्कशन हो रहा है। वह जो आनंद है उस होली का, वह महलों में मनाई जाने वाली प्रतीकात्मक होली में थोड़े ना है, ठीक है, गीत संगीत। तो उसी तरह से ये जॉन गॉट्स, ठीक है, जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर कह रहे हैं कि ट्रू कल्चर अगर देखना है तो देखने मिलेगा कॉमन पीपल में, ठीक है। और ये जो कॉमन कहानियां हैं जो प्रसिद्ध हो गए, प्रचलन में है, लोग सुनते सुनाते हैं, ठीक है, नोन एज फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, ठीक है, ये सब ट्रू स्पिरिट है किसी नेशन का। और नेशन के लिए शब्द है वॉल्क जिस्ट, वॉक वॉक्स जिस्ट, ठीक है, नेशन। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building। इसलिए कहा गया कि यह जो ट्रू कल्चर है इसका प्रिजर्वेशन जरूरी है नेशनलिज्म के विकास के लिए, नेशनलिज्म के विकास के लिए। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient spirit। जब बात वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लेवल की लैंग्वेज की बात हो, तो केवल वहां नेशनल स्पिरिट को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि, ठीक है, बट आल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वेर मोस्टली इलिटरेट। इसका एक मैसेज यह भी है, एक उद्देश्य यह भी है कि इलिटरेट के पास भी नेशनलिज्म का मैसेज पहुंचे। दिस वाज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड। ऐसा पोलैंड के केस में देखने को मिलता है, जिसको रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया हरा देने के बाद जो है आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। नाउ लेकिन उस एरिया में एक नाम आ रहा है कैरोल कुरपिंस्की। ऐसे और लोगों ने जो है वहां के म्यूजिक के जरिए, वहां के ओपेरास के जरिए उसने म्यूजिक को जो है पोलेनाइज को और मुजरका को नेशनल सिंबल बना दिया। इन लोगों ने अपने म्यूजिक को, अपने डांस को नेशनल सिंबल बना दिया, और कुछ नेशनल सिंबल हो गया तो नेशनलिज्म का विकास करता है। ठीक उसी तरह से जैसे इंडिया में भांगड़ा, जो भांगड़ा डांस है, ठीक है, वह आज के डेट में हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का प्रतीक है। कभी भी कोई राष्ट्रीय त्योहार हो रहा है तो लोग आते हैं, जो प्रोग्राम फंक्शन होते हैं अक्सर आप देखते होंगे कि कोई
भांगड़ा का प्रोग्राम आ गया, भांगड़ा का डांस, ठीक है, भांगड़ा आ गया। तो उसी तरह से पोलैंड में पोलनाइज मुजरका या नेशनलिस्ट सिंबल बन गए पोलैंड का। अब पोलैंड का कुछ हिस्सा रसिया के कब्जे में भी था, ठीक है। जो पोलिस एरिया रसिया के कब्जे में था, रसिया ने रसियन लैंग्वेज फोर्स करने का प्रयास किया। पोलैंड का जो हिस्सा रसिया के पास था, रसिया वहां पर रसियन लैंग्वेज फोर्सफुली लागू करता है, ठीक है, स्कूल में कंपलसरी कर देता है। लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स थे पोलैंड का, वे पोलिश भाषा बोलते रहे। इस तरह से उन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को बढ़ावा दिया, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। हाँ, ऐसा करने के लिए उनमें से अनेकों को पनिशमेंट दिया गया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। बड़ी संख्या में प्रीस्ट और बिशप्स पोलैंड के जेल में डाले गए, साइबेरिया भेज दिए गए, ठीक है, जो रसियन भाषा यूज करने से मना कर दिया। ध्यान देना, पोलैंड पर कब्जा हो गया रसिया का, उन्होंने उस हिस्से में क्या कहा कि रसियन भाषा पढ़िए। जो रसियन में बात नहीं करे, रसियन भाषा का उपयोग नहीं कर रहा था, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था, और बड़ी संख्या में पनिशमेंट दिया गया प्रिस्ट और बिशप्स को। The use of police came to be seen as a symbol of a struggle against Russian dominance। यहाँ जो भाषा है, ठीक है, पोलैंड में उस समय पोलिश भाषा रसियन डोमिनेंस का विरोध करने का प्रतीक बन गया। ठीक है, हाँ, हम लोग पोलिश में बात कर रहे हैं, जो करना है करो, ठीक है, वी आर टॉकिंग इन पोलिश। तो जो पोलिश भाषा में बातचीत करना, यह उस समय रसियन अथॉरिटी को चैलेंज करने का, आपस में जुड़ने का, नेशनलिज्म का एक माध्यम बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों ने देखा एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। तीन महत्वपूर्ण घटनाएं उस दौर की। फ्रांस में वापस आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1830 जुलाई रिवॉल्यूशन से, बेल्जियम नेदरलैंड से आजाद हो गया, और ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो गया 1832 थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट, और हम लोगों ने देखा जोहान, ठीक है, जर्मन फिलोसफर्स के स्टेटमेंट को, और हम लोगों ने देखा कि कैसे डांस और म्यूजिक को पोलैंड के लोग नेशनलिज्म सिंबल बनाते हैं और उसको यूज करते हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल में। सिमिलरली पोलैंड के उस हिस्सा में जहां रसियन का कब्जा था, वहां लोग पोलिश भाषा में बात करते रहे, रसियन हुकूमत के पाबंदियों के बाद भी, पनिशमेंट्स पाने के बाद भी। और इस तरह से पोलिश भाषा उस हिस्से में पोलैंड के साथ जुड़ाव का, नेशनलिस्ट फीलिंग का एक जरिया बना। नाउ नेक्स्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। और मैं बार बार बोलता हूं, सत्ता परिवर्तन जो है ये दो करवाते हैं, हंगर और हार्डशिप, हंगर और हार्डशिप। और ये दोनों अगर कहीं पर हैं, ठीक है, तो वहां पॉपुलर रिवोल्ट होने का चांस बनता है, बशर्ते जो शासन में है वे कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the 1830s were year of great economic hardship in Europe। जो 1830 का दशक था, 10 years का पीरियड, दैट इज नोन एज डिकेड, ओके, दशक हिंदी में। तो 1830s का जो दशक है, समय है, वह यूरोप में हार्डशिप का समय है। लोगों का जीवन कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया? द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw an enormous increase in population all over the world। ठीक है, उस 19th century के फर्स्ट हाफ में आबादी खूब बढ़ी,
और आबादी बढ़ने के साथ फूड ग्रेन्स नहीं बढ़े, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, और इस तरह से लोग जो हैं शासन व्यवस्था से नाराज और दुखी थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस विद स्टीफ कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन था, स्मॉल प्रोड्यूसर को जबरदस्त कंपटीशन देखना पड़ता था मार्केट में, ठीक है। This was especially so in textile product, टेक्सटाइल प्रोडक्ट में भी यह बात थी। This was carried out mainly in homes और small workshop, ठीक है, यह जो है काम, ठीक है, स्मॉल वर्कशॉप में हो गया या घर में हो गया, ठीक है। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप, वैसे रीजन में वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, peasants and struggle under the burden of feudal dues and obligation, ठीक है। यूरोप के वैसे हिस्से जो किसी विदेशी पावर में के अंडर में है, उसको छोड़ करके बाकी जगह आप देखोगे लोगों को एंजॉय करते हुए अपने फ्रीडम को, ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री, और अगर किसी साल सूखा पड़ गया, किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई, फिर तो देश में पता चला अनाज की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर, और ऐसा ही एक भूखमरी वाला, हार्डशिप वाला समय था एज ऑफ रिवोल्यूशन के बाद, एज ऑफ रिवोल्यूशन के बाद। क्या बोल रहा है? The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. अब सोचो 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, 1799 नेपोलियन आ गया, 1804 उसने अपने आप को राजा घोषित किया, फिर धीरे धीरे और सुधार हो रहे हैं या फिर बिगाड़ भी हो रहे हैं, अपना अपना देखने का नजरिया है। तो बोल रहा है 1848 में क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया, ठीक है। एक बार फिर से जिक्र है पेरिस का, लोग सड़कों पे थे, लोग नारा लगा रहे थे शासन व्यवस्था के विरुद्ध, बैरिकेड्स को तोड़ा गया, और लुइस 16 यह माहौल देख करके भाग जाता है, ठीक है। लुइस 16 क्या किया, भाग गया, उसने इतिहास से सबक लिया, नहीं तो पता चला फिर वो भी लुइस 16 की तरह लोगों के हाथ लग गया और उसे पनिशमेंट दिया जा रहा। आगे देखिएगा, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21, जो नेशनल असेंबली है उसने घोषणा कर दिया कि फ्रांस रिपब्लिक है, और सबको जो मेल थे 21 ईयर्स के ऊपर, सबको दे दिया गया वोट देने का अधिकार। गारंटीड द राइट टू वर्क, उन्होंने राइट टू वर्क भी दिया। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेट अप, नेशनल वर्कशॉप लगाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। अर्ली इन 1848 वीवर्स इन सिलेसिया, एक और इंसिडेंट दिया हुआ है सिलेसिया का, जहां वीवर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, क्या डिमांड करते हैं, बुनकर जाते हैं किसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, और डिमांड करते हैं हायर वेजेस। बुनकरों का डिमांड था कि सब कुछ में महंगाई आ चुकी है, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो जो हमारा वेजेस है उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, डिमांडिंग हायर वेजेस, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली, जो समाज के दबंग लोग थे, जमींदार लोग थे, राजा के लोग थे, उन्होंने उनको दबाया, धमकी दिया कि बहुत आवाज उठा रहे हो, दिस होगा दैट होगा। A group of them forced their way into the houses, smashed its elegant window panes, furniture, proclaims. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. ठीक है, ग्रुप ऑफ देम थे, ठीक है, वो चीजों को देख रहे थे कि चीजें व्यवस्थित रहें या फिर कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली, इस माहौल में
ठीक है। क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने परिवार के साथ भाग गया। अच्छा हुआ, क्योंकि भीड़ के हाथे चढ़ना समझदारी नहीं है। खैर वो उस समय भाग गया, ठीक है, बगल के गांव में। विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, और वह गांव क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ना 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 ना, तुम यहां मत रहो, पता चला तुम्हारे पीछे पीछे विद्रोह करने वाले आ गए। ठीक है। ही रिटर्न 24 आवर्स, लेकिन बड़ा आदमी था, 24 घंटा में वो क्या हुआ, आर्मी लेकर के वापस आता है। ठीक है, राजा के पास गया होगा या राजा को मैसेज भिजवाया होगा। ठीक है, आर्मी लेकर के 24 घंटे के भीतर आता है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेर शॉट डाउन, और जो क्लैश होता है, ठीक है, जमींदार के लोगों और किसानों के बीच में, यह जो क्लैश होता है, इसमें 11 बुनकर, ठीक है, वीवर्स हैं, बुनकर है। ठीक है, और उस आंदोलन में किसान संघ भी आगे जाकर शामिल हुए, मेनली यहाँ जिक्र है वीवर का। ठीक है, वापस आते हैं। तो जो बुनकर थे, उनमें से 11 बुनकर मारे गए। ठीक है, राजा के या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के लोगों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। इट्स 12:09, 12:10 going to happen, okay, going to take place. That's all in today's class. ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू बी विथ मी। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।